Hello student, welcome back to Matty Zeta 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि महात्मा गांधी का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में यानी कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या रोल रहा है, साथ साथ में उनके द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो किस तरह का कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारे इस फ्रीडम स्ट्रगल में, वो सारी चीजें जानने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर वाकई में इंटरेस्टिंग तो है, साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपके यहाँ से इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गांधीयन एरा के बारे में बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि मैम ये गांधीयन एरा क्या होता है। गांधीयन एरा होता है 1915 से लेकर के जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे और उनके डेथ तक, है ना, 1948 में उनकी डेथ हुई थी। तो ये जो टाइम पीरियड है, राइट, तो ये क्या कहलाता है, ये गांधीयन एरा कहलाता है, राइट। तो गांधी जी का बहुत बड़ा, इन्होंने अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में ही लगा दिया था। तो ये जो टाइम पीरियड है 1915 से लेकर के 1948 तक का, ये गांधी एरा कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक सी जानकारी है महात्मा गांधी के बारे में, तो थोड़ा सा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे सबको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। फिर इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी, स्कूलिंग के बाद फिर ये हाई एजुकेशन अचीव करने के लिए फिर जो है वो बाहर चले जाते हैं। अमेरिका से भी इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी, राइट। और उसके बाद फिर ये बैरिस्ट्री करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, तो वहां पर रंग भेद की जो नीति चल रही थी, काले और गोरे में जो बहुत भेदभाव किया जाता था, तो उनके अगेंस्ट सबसे पहले अपनी लाइफ का सबसे पहला जो सत्याग्रह मूवमेंट था वहां पर उन्होंने लॉन्च किया। और इस मूवमेंट से उनको एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है। और जैसे ही ये वहां से वापस आते हैं हमारे इंडिया में 1915 में, तब से यहाँ इनका इंडिया के अंदर इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो पॉलिटिकल करियर तो इनका पहले ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इंडिया में आने के बाद इन्होंने किस तरीके के पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो beginning of the Gandhian era, sometimes in the history the nationalist individual with the contribution of the identify with the making of nation। देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है ना, कोई मतलब अकेला इंसान भी जो होता है वो इतना बड़ा काम कर देता है, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं कि लोग उनके कामों से जानने लगते हैं। तो उन्हीं में से ही, ग्रेट पर्सनालिटी में से ही कौन थे, एक महात्मा गांधी जी थे। तो सम टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म, अब ये नेशनलिज्म क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू द नेशन, राइट। मैंने क्या कहा, देश प्रेम जिसको बोलते हैं, अपने देश के लिए मर मिटना, अपने देश के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना कि देश के लिए कुछ भी कर गुजर जाना, तो वो क्या होते हैं, नेशनलिज्म होता है, ठीक है। देश के प्रति प्यार होता है। तो ये जो फीलिंग है, ये जिस इंसान के अंदर आ जाती है ना, तो वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे सोल्जर्स होते हैं, तो सोल्जर्स को क्या कहा जाता है, सोल्जर्स को जब उनको रिक्रूट किया जाता है, तो जब उनसे ऑथ टेकिंग करवाई जाती है कि तुम जो है वो किसी भी सिचुएशन में अपने जीवन के बारे में ना सोचना, तुम्हारा जो पहली जो सोच होगी, तुम्हारी जो पहली थिंकिंग होगी, तुम्हारा जो पहला काम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा देश ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सोचोगे तो देश के लिए, करोगे तो देश के लिए, इस तरह की ऑथ टेकिंग करवाई जाती है ना। तो जो है वो क्या होता है, नेशनलिज्म होता है। एंड इंडिविजुअल विद हिज कॉन्ट्रीब्यूशन हिज आइडेंटिफाई विद द मेकिंग ऑफ नेशन। और इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे जो है वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया, जैसे चाइना में, जैसे अमेरिका में, जैसे इटली में ले लीजिए। और ऐसे ही कौन थे, इंडिया में महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशन। तो महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, महात्मा गांधी को फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उनके कामों की वजह से, उनके इतने बड़े, जो उन्होंने अपना इतना बड़ा लाइफ का पार्ट जो है वो अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया या उसको स्पेंड कर दिया, तो इन्हीं के कामों से ही क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। और ये वाकई में जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, तो ऐसे ही वो लोग क्या करते थे, अपने इंडियंस के साथ में
ट्रीट किया करते थे। तो महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया जनवरी 1915 आफ्टर द लीडिंग सक्सेसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी एंड द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले अपना सत्याग्रह आंदोलन वहां पर चलाया। जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, गोरे और काले के बीच में जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, रंगभेद की नीति चल रही थी, तो उस सिचुएशन में गांधी जी ने वहां पर रह रहे अपने भारतीयों के लिए उन्होंने आवाज उठाई, और साथ साथ में न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि जो साउथ अफ्रीकन लोग भी थे उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा स्टेप था, एक बहुत ही न्याय दिलाने वाला उनका कदम था ये, और पहली सक्सेस उनको यहां से मिलती है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका नॉन वायलेंस। अब ये क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो ऐसा करना है कि जब फर्स्ट टाइम पूछा जाए ना तो आपको साउथ अफ्रीका करना है, और इंडिया में जो करना है वो मैं आगे बताऊंगी चंपारण से। तो ठीक है, तो इंडिया में अलग है, और यहाँ पर इनकी लाइफ का जो पहला मूवमेंट था, सत्याग्रह मूवमेंट था, वो कहां पर किया गया था, साउथ अफ्रीका में। नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट and promoted harmony between the different religion and the communities, right? और इनके इसी प्रयास से काफी सारी कम्युनिटीज को फायदा हुआ। अच्छा, इनको कैसे पता चलता है कि वहां पर इस तरह की जो है रंग भेद की नीति चल रही है, रैशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? एक्चुअली वो चीज इनके साथ हो चुकी थी। जब याद करो, एक छोटी सी घटना शायद आपने सुनी भी होगी कि जब वो रेलवे में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उन्होंने सेकेंड क्लास की जो टिकट ली थी, टिकट लेकर बैठे हुए थे, तो वहां पर जब एक ब्रिटिशर आता है, एक अंग्रेज आता है, तो उनको बोलता है कि तुम यहाँ से उठो। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, मैंने भी तो टिकट ली हुई है ना, तो उस कारण से मैं इस सीट का हकदार हूं, तो मुझे भी इस सीट पर बैठना है, जैसे आप लोगों ने टिकट लिए वैसे मुझे लिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, उस ब्रिटिश मैन ने कहा, उस अंग्रेज ने कहा कि नहीं, तुम कालों को यहाँ पर बैठने की कोई इजाजत नहीं है, तो तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है वो थर्ड क्लास का डिपार्टमेंट है, तुम वहां जाकर बैठो। तो गांधी जी भी अड़ गए थे अपनी बात पे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इसी जो है वो ट्रेन की सेकेंड क्लास की टिकट ली हुई है और मैं तो यहीं बैठूंगा। फिर धीरे क्या होता है, थोड़ी सी चलती हल्की स्लो मोशन में जो ट्रेन चल रही थी, उसमें गांधी जी और एक वो जो टीटी होता है ना, उनको बुला करके, और उस ब्रिटिश मैन ने, उस अंग्रेज ने गांधी जी को पुश किया, धक्का दे दिया। आज भी वहां पर उस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना वो कौन सा रेलवे स्टेशन है ना। और इस तरीके से गांधी जी ने जब स्टेशन पर पूरी रात बैठ करके और वो रात बिताई, तो वहीं पर ही एक तरह से कसम खा ली थी कि मुझे ये जो रंग भेद की नीति है ना, कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, तो गांधी जी को बहुत दुख होता है कि जब ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, तो बाकी इंडियंस के साथ भी, बाकी अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन के साथ भी तो ऐसा ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट वहां पर चलाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा गांधी जी, गांधी एज द पीपल्स लीडर। तो गांधी जी को पीपल्स लीडर क्यों कहा गया है, कोई ना कोई तो रीजन होगा, है ना। तो लोगों का फेवर इनको क्यों मिल रहा था, क्या रीजन था जिसकी वजह से लोग इनको इतनी ज्यादा पसंद कर रहे थे, है ना। गांधी जी मेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द नेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मासेस। गांधी जी जब 1915 में इंडिया आते हैं, क्या कहा मैंने, 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब इंडिया वापस आते हैं, ठीक है, इंडिया वापस आते हैं, तो इस 9 जनवरी को ही क्या किया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में आज भी सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में। किसको, 9 जनवरी को, ठीक है। किसकी कौन सा दिवस, प्रवासी दिवस। प्रवासी किसको कहते हैं, फॉरेनर्स को कहते हैं ना, कि हमारे जो भी घर के मेंबर हैं, तो वो जब पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं, तो विदेश से वापस आ जाते हैं, इसलिए उनको प्रवासी कहा जाता है ना। तो वापस वो अपने घर आ गए थे, यानी कि अपने इंडिया में आ गए थे। तो गांधी जी मेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द नेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंटेटिव द मास। तो गांधी जी के आने से लोगों को एक ना होप लोगों के अंदर आ गई थी कि अब गांधी जी हमारे साथ भी जो इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके लिए हमें भी न्याय दिलवाएंगे। तो गांधी जी उनकी एक होप थी। लेकिन सुनो, जब ये गांधी जी 1915 में इंडिया आते हैं, तो सबसे पहले आकर के और कब कहाँ किससे मिले थे, ये मिले थे अपने जो पॉलिटिकल मेंटोर हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे मिले थे, राइट, 1915 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल मेंटोर थे, उनकी बात मानते थे, राजनीतिक गुरु थे उनके, राइट।
तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा इनको, क्योंकि देखो जो यंग होते हैं ना उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, और खास करके जब अपनों के साथ में वो इनजस्टिस हो रहा होता है तो वो कुछ बहुत जल्दी से क्विक एक्शन लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही गांधी जी थे, तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो जो है अभी जो कुछ ना कुछ वो आंदोलन स्टार्ट करता हूँ, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज हम करते हैं जिसकी वजह से अंग्रेजों को हम सबक सिखा सकें। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा थोड़ा सा ठंड रखो, थोड़ा सा सब्र करो, देखते हैं कहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए। तो पहले तुम ना इंडिया को विजिट करो, ठीक है, इंडिया को विजिट करो। और 1915 से लेकर के 1916 तक 1-1.5 साल तक गांधी जी ने इंडिया को विजिट किया। उन्होंने कहा कि पहले इंडिया को जाकर के तुम विजिट करो, देखो कहाँ पर क्या चीज चल रही है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे और फिर हम जो है वो अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। आफ्टर दैट द ट्रांजिस्टेड फ्रॉम द एलीट peasants वर्किंग क्लास एंड द encompass the every section of the society। अब गांधी जी मूवमेंट ट्रांसिडेड फ्रॉम द एलीट पीजेंट। अब गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया, अभी देखो अभी डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो गांधी जी के जितने भी मूवमेंट थे ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही, कि वो अमीरों के लिए ही क्या कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं। इनके मूवमेंट में हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था, चाहे वो पीजेंट्स थे, ठीक है, चाहे वो क्या थे, पीजेंट्स थे, चाहे वो वर्किंग क्लास के कोई भी थे, या फिर किसी भी सेक्शन के थे, तो हर कोई सोसाइटी के किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते थे, तो हर कोई इनके मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया करता था। पीपल स्टार्टेड वेंचरिंग द गांधी जी रेफर्स टू हिम एज द महात्मा। लोग महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहते थे, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज थी, इनका जो लोगों के प्रति बिहेव था, व्यवहार था, तो वो जैसे एक महात्मा का, साधु संतों का होता है, महात्माओं का होता है कि लोगों से अच्छे से बिहेव करना, तो उसी तरह का नेचर, उसी तरह का बिहेव गांधी जी का था, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, महात्मा कहकर बुलाते हैं। पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग दैट द फैक्ट दैट गांधी जी लाइक द, तो लोगों ने उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, उनकी प्रशंसा करनी स्टार्ट करी। क्यों करी? लोग किसकी प्रशंसा, किसकी तारीफ लोग कब करते हैं? जब उनको वो चीज अच्छी लग रही होती है। अब मान लो कोई चीज है या फिर कोई पर्सन है, आपका आइडियल पर्सन है, अब आपको कोई ना कोई, या तो हीरो होगा, हीरोइन होगी, क्रिकेटर होगा, कोई टीचर होगा, कोई ना कोई तो आपका आइडियल होगा ना, जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। क्यों पसंद करते हो? उनकी क्वालिटी की वजह से। तो ऐसे ही लोग गांधी जी की क्वालिटी को, उनके काम को लेकर उनके बहुत ज्यादा फैन बन गए थे। तो इस तरीके से क्यों बन गए थे? क्योंकि गांधी जी उन्हीं की तरह ही रहते थे, उन्हीं की तरह ही कपड़े पहनते थे, और उन्हीं की बोली से ही क्या करते थे, उन्हीं की भाषा में ही बोलते थे। तो इस तरह से लोगों के साथ ना, एक लोग अपने मतलब ऐसे पॉलिटिकल लीडर के साथ में ना किसी तरह का ये नहीं समझते थे कि वो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, बिना किसी हेजिटेशन के वो अपनी बात रख पाते थे गांधी जी के सामने। तो उनका जो कनेक्शन था, कनेक्टिविटी थी लोगों के साथ में, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गांधी जी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो उनसे बात नहीं करेंगे। तो सेम उन्हीं की तरह से ही सब कुछ, जैसे उन्हीं की तरह स्पीक करना, उन्हीं की तरह से ड्रेस पहनना, उनकी तरह से ही लोगों के बीच जा करके और उन्हीं की तरह से बातें करके उनकी लैंग्वेज में उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, और लोगों को जो है एम्पथाइज करते थे विद देम एंड द आइडेंटिफाई विद देम, और लोगों को पहचानने की कोशिश किया करते थे, लोगों की प्रॉब्लम को सुनते थे कि वाकई में इनके साथ ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है इनके साथ में। तो गांधी जी वेंट अमंग द, गांधी जी हमेशा एक सिंपल धोती में लोगों के सामने जाते थे। ही स्पेंट सम पार्ट ऑफ ईच एवरी डे, तो वो अपने दिन का कुछ टाइम चरखा चलाने में लगाया करते थे। वो खुद इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, तो कभी गांधी जी कहते हैं कि हमें कोई काम करना ना, तो उसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, वो चाहे वो काम छोटा है लेकिन है तो काम ना। वो छोटे काम से अगर हमें अपनी सेल्फ डिपेंडेंट मिल रही है या सेल्फ रियलाइजेशन का हमें चांस मिल रहा है, तो वो काम जरूर करना चाहिए। हम कम से कम किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहे हैं ना, चाहे वो छोटा काम है लेकिन कर तो रहे हैं, आत्मनिर्भर तो बन रहे हैं ना, तो किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं हो रहे हैं। तो गांधी जी खुद जो है वो डेली जो है कुछ टाइम तक वो चरखा चलाते थे, और खुद चरखा चला करके लोगों को इंस्पायर किया करते थे, मोटिवेट किया करते थे कि जैसे देखो मैं चरखा चला रहा हूं, इससे कपड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इससे ना हमारे अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन आएगी, है ना, इससे हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ही स्पेंट सम पार्ट ऑफ ईच डे वर्किंग ऑन द चरखा एंड एनकरेज एंड द नेशनलिस्ट टू डू लाइक दिस। तो ना सिर्फ वो लोगों को बल्कि बाकी अदर जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको भी कहा करते थे कि तुम भी चरखा जो है कुछ टाइम तक चलाया करो, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन जाए,
देश तो बाद में बनेगा, पहले लोग, हमारे भारतीय लोग जो हैं वो पहले आत्मनिर्भर बन जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, जिससे कि वो लोग बाकी के लोगों पर या फिर अंग्रेजों पर डिपेंडेंट ना रहे। तो वो खुद से अपना काम करेंगे, उससे वो बिजी भी रहेंगे और उससे उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग भी होती रहेगी। तो ऐसा नहीं था कि जो है पर्टिकुलर लोगों को ही चरखा दिया गया था, तो हर कोई आकर के चरखा चलाया करता था और इस तरीके से कपड़े बनाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हम करते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब ये नेशनलिस्ट मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से गांधी जी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया में आकर स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले जब 1916 में जब वो विजिट कर रहे थे इंडिया को, तो उस सिचुएशन में क्या बोला गया, जब वो विजिट कर रहे थे तो 1916 से 15 से लेकर के और 1916 तक जब इन्होंने इंडिया का दौरा किया, भारत का दौरा किया पूरी तरीके से, तो इसमें बताया कि 1916 में ही इनको एक इनविटेशन आता है, किसके लिए, बीएचयू के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के लिए 1916 में इनके पास इनविटेशन आता है। और इसी में ही 1916 में ही बीएचयू की ओपनिंग के लिए हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए जब गए थे, तो गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस यहीं पर देखी जाती है। कब, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ठीक है, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ठीक है। तो गांधी जी ने पहली बार लोगों के सामने अपनी स्पीच दी और इस तरीके से लोग ना इनके क्या हो जाते हैं, स्पीच को सुनकर इनसे इंप्रेस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर 1917 में गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया। चंपारण कहां पर है, चंपारण बिहार में है। यहाँ पर इंडिगो जो प्लांटर्स थे, उनकी जो इन्होंने प्रॉब्लम सुनी, इंडिगो प्लांटर्स की जब प्रॉब्लम सुनते हैं कि किस तरह से उनसे जबरदस्ती ये जो है इंडिगो की प्लांटेशन करवाई जाती है, और इंडिगो की प्लांटेशन के बाद यानी कि इंडिगो की एग्रीकल्चर करने के बाद, कल्टीवेशन करने के बाद उसमें जमीन को ना उसको 3-4 साल के लिए छोड़ा जाता था, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाती थी इंडिगो प्लांट्स में, राइट। तो इसीलिए 3-4 साल तक अब वो लोग क्या करेंगे, वो तो भूखे मर जाते थे। तो उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी, वो अपनी अपील लेकर गए, अपनी रिक्वेस्ट लेकर गए कि ऐसा ऐसा उनके साथ हो रहा है। तो गांधी जी ने उनके लिए जो है वो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। कब चलाया, 1917 में। तो गांधी जी ने अपनी पहली जो सक्सेस थी इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर करवाते हैं। और उनको बोला, ब्रिटिशर्स को बोला कि ठीक है तुम कल्टीवेशन करा रहे हो, लेकिन उसको जो 3-4 साल के लिए उसको फ्री छोड़ा जाता है, तो इस तरह मत कीजिए, क्योंकि लोग जो हैं वो अब किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे अगर तुमने इस तरीके के काम करवाए तो इस वजह से फ्रीडम टू कल्टीवेट क्रॉप, और किसानों को जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनको अपने तरीके से क्रॉप करने की, मतलब अपनी चॉइस से क्रॉपिंग करने की उनको क्या दिलाई, परमिशन दिलाई। तो 1918 की बात है। तो 1918 में दूसरा जो गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट था वो कौन सा था, वो था टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को सुधारना। वर्किंग कंडीशन को सुधारने का मतलब है कि जैसे उनको बहुत, अहमदाबाद में है ये, तो इसको अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट भी कहा जाता है। तो अहमदाबाद में मिल वर्कर्स बहुत थे, तो अहमदाबाद में कपड़े की मिल बहुत थी, तो वहां पर लोगों की जो वर्किंग कंडीशन थी बहुत ज्यादा खराब थी। लोगों से बहुत बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, करीब करीब 16 to 18 आवर्स तक काम करवाया जाता था, और लोगों को हेल्थ इश्यूज होने लगे थे क्योंकि रेस्ट कम मिलता था, काम ज्यादा करवाया जाता था। तो गांधी जी ने इनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारा, साथ में उनको पैसे कम दिए जाते थे, उनकी थोड़ी सी वेजेस में भी इंक्रीमेंट करवाई, और इस तरीके से सेकेंड मूवमेंट गांधी जी का ये भी सक्सेस होता है। थर्ड पर बात करते हैं, थर्ड था उनका पीजेंट मूवमेंट। तो पीजेंट मूवमेंट में यानी कि कहां पर हुआ था, ये खेड़ा में हुआ था, ठीक है। तो खेड़ा और अहमदाबाद, राइट, तो ये दोनों ही कहां पर है, गुजरात के अंदर, दोनों ही कहां पर है, गुजरात के अंदर। तो खेड़ा में ये पीजेंट मूवमेंट था। तो पीजेंट्स पर बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स ने टैक्स इंपोज किया हुआ था, रेवेन्यू टैक्स इंपोज किया हुआ था। तो इस रेवेन्यू टैक्स से जो है वो थोड़ा सा उसको कम करवाया, ठीक है। इस रेवेन्यू टैक्स से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता था कि क्रॉप फेल हो जाती थी, लेकिन उनको तो टैक्स देना जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं देते तो वो उनको मारते पीटते थे, पनिश करते थे, बहुत ही हार्ड पनिशमेंट दिया करते थे, ठीक है। या फिर इनकी क्रॉप को ही सीज कर लिया करते थे, इनकी खेतों को ही ले लिया करते थे, इनकी जमीन ही ऑक्यूपाई कर लेते। तो इससे बचने के लिए वो गांधी जी के पास जाते हैं रिक्वेस्ट लेकर के कि भाई ऐसा हमारे साथ हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो हमारे लिए भी आप कुछ कीजिए। तो गांधी जी ने एक उनको तरीका बताया, एक उपाय बताया, आइडिया बताया कि देखो ठीक है मैं तुम्हारे लिए करूंगा, आगे लीड करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी कि इस बार जब वो टैक्स कलेक्ट करने आए तो तुम्हें किसी ने भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है, टैक्स नहीं देना है। और अगर तुमने किसी भी टैक्स दे दिया तो फिर कहीं ना कहीं हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तो जब टैक्स कलेक्टर आते हैं तो उस साल किसी भी
पीजेंट ने उनको टैक्स नहीं दिया। तो पता चला कि इनकी डिमांड ये है कि रेवेन्यू टैक्स को कम किया जाए, ठीक है, और जो है कम करने पर और जितकी ज़्यादा भूमि है उसी हिसाब से वो टैक्स को लगाया जाए। तो गांधी जी ने अपना ये प्रपोजल ब्रिटिशर्स के सामने रखा और ये ब्रिटिशर्स जो है वो उनको मान लेते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी ने बैक टू बैक जो है वो 3 सक्सेस हासिल करी। तो कौन कौन सी थी? एक तो थी चंपारण मूवमेंट, ठीक है, दूसरी कौन थी? दूसरी थी अहमदाबाद मिल वर्कर्स राइट सत्याग्रह मूवमेंट, और तीसरा कौन सा था? खेड़ा पीजेंट मूवमेंट। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर के 1918 तक। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम में जैसे वर्ल्ड वॉर में बिजी थी काफी, तो उसके चलते क्या होता है कि एक तरफ जर्मनी थी, ठीक है, तो जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी की तरफ जो है वो ऑटोमन एम्पायर के जो राजा थे, जो उनके रूलर थे, वो भी उनका साथ दे रहे थे, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर थे वो उनका साथ दे रहे थे। किसका? जर्मनी का। बाकी जापान वगैरह भी थे इसमें, राइट। तो ये क्या करते हैं? ये थी एक्सिस पावर, ठीक है, ये कौन सी थी? एक्सिस पावर, और दूसरी तरफ थी अलाइड पावर। दूसरी कौन सी थी? अलाइड पावर। शायद आपने ये जो है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। तो अलाइड पावर में कौन सी? इधर यूएसए थी, इधर फ्रांस थे, इधर ब्रिटेन था और इधर रशिया था। तो 4 बड़ी बड़ी दिग्गज कंट्री थी यहाँ पे। तो ये क्या करती हैं? जीत जाती हैं और ये डिफीट हो जाती हैं। तो जीती हुई कंट्री ने इन पर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा दी कि जितना भी नुकसान हुआ है वो अब तुम उसको फुलफिल करोगे। तो ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे, जो रूलर थे, वो क्या थे? मुस्लिम इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे। तो इस्लाम धर्म के लोग अपने खलीफा पर इस तरीके की जो है वो मुसीबत में उनके ऊपर जो मुसीबत आई थी वो नहीं देखना चाहते थे। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि वो किसी तरह से अपनी खलीफा को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते थे। तो उनमें 2 ब्रदर, ठीक है, जिनको अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, तो 2 ब्रदर्स थे। उन्होंने क्या किया? एक खिलाफत कमेटी बनाई थी। अभी आंदोलन शुरू नहीं किया था, एक खिलाफत कमेटी बनाई थी और इस कमेटी में रखा गया कि हमें आगे क्या प्लान करना है। तो ये दोनों जो अली ब्रदर्स थे वो क्या करते हैं? अली ब्रदर्स ये गांधी जी के पास आते हैं और इस खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट कब? ये 1919 में चल रहा था, ठीक है। 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, लेकिन जैसे ही जीती हुई कंट्री ने हारी हुई कंट्री पर पेनल्टी लगाई तो उस सिचुएशन में 1919 में ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब इनका पर्पस क्या था? इनका जो खिलाफत मूवमेंट का जो पर्पस क्या था कि द फर्दर स्ट्रेंथ एंड द मूवमेंट एंड द यूनिटी अमंग द फेलो इंडियन ही ज्वाइंट द हैंड विद द खिलाफत मूवमेंट। जब ये अली ब्रदर्स गांधी जी के पास आते हैं हेल्प के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी में तो हिंदू थे, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम संख्या में कम होंगे तो जल्दी ही वो लोग हमें सप्रेस कर देंगे, हमारे आंदोलन को दबा देंगे। तो अगर हमारे नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे, तो ये हमारा जो मूवमेंट है वो और बड़े लेवल पर पहुंचेगा, जिससे कि वो जल्दी से इसको सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो वो अली ब्रदर्स आते हैं गांधी जी के पास और इस तरह से अपना प्रपोजल रखते हैं। तो गांधी जी इनको अपने कांग्रेस लीडर के पास लेकर जाते हैं और वहां पर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं खिलाफत मूवमेंट में। और गांधी जी तो इसी तलाश में थे, इसी गोल्डन चांस की तलाश में थे कि कब ऐसा टाइम आए जब हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया जाए। और यही एक गोल्डन चांस था जब हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर के अंग्रेजों से टक्कर लेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे। और गांधी जी ने उनका साथ देने से जो है वो उनसे हाथ मिलाया और उनका साथ दिया। खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, मोहम्मद अली, शौकत अली। एंड डिमांडेड, इनकी डिमांड क्या थी? डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द कैलिफेट, जो इनके राजा थे उनकी दोबारा से उसी तरह से रिस्पेक्ट की जाए या वही स्टेटस, वही दर्जा इनको हासिल हो जो कि पहले था। इनकी डिमांड ये थी कि इनके ऊपर जितनी भी पेनल्टी लगाई हैं वो सब माफ कर दी जाए। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अब ये जो मैंने 2 बताए हैं, खिलाफत और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये कब हुआ था? ये हुआ था 19, ये जो दोनों मूवमेंट थे ना ये पैरेलल चल रहे थे 1919 से 1920 तक, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट और ये आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चलाया गया, कैसे चलाया गया? तो सबको पता है कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए। लेकिन इससे पहले की सिचुएशन में आपको बता दूं कि 1919 में एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी, अब ये देख रहे हो ना, 1917 में क्या हुआ था? 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था, 1918 में 2 मूवमेंट हुए थे, एक खेड़ा मूवमेंट हुआ था, एक अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट हुआ था। तो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ रही थी, इसके साथ साथ में बहुत सारे
छोटे छोटे प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, वो भी अलग अलग एरियाज में, ठीक है, अलग अलग एरियाज में चल रहे थे। जैसे गांधी जी के आने से पहले भी तो वहां पर इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चला रहे थे और भी पॉलिटिकल लीडर थे, तो इस तरीके से चला रहे थे। तो 1905 में अगर मैं बात करूं पहले की, गांधी जी के पहले की, तो 1905 में बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको कि बंगाल विभाजन कहा जाता है। तो बंगाल में भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है। और 1911 में आखिरकार ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ती है और वो बंगाल को दोबारा से मर्ज कर देते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे, जो मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये गांधी जी के मूवमेंट के पैरेलल में ही चल रहे थे, जिससे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया के अंदर ज्यादा बढ़ रही थी। अब उन्हीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जो है वो कम कराने के लिए, जैसे स्वदेशी मूवमेंट भी था, स्वदेशी मूवमेंट भी कब चल रहा था, 1905 में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको लीड कर रहे थे। तो इसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को इस तरह ना हो, तो इनको सरप्रेस करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए एक रोलेक्ट कमेटी बनाई जाती है। दीज पॉलिसीज वर कंटिन्यूड, ठीक है। तो ये रोलेक्ट कमेटी जो अपनी पॉलिसीज को जो है कंटिन्यू करती है। सो इन रिस्पॉन्स इन द गांधी जी कॉल्ड नेशन। अब ये था क्या, है ना, ये जो आपका ये जो रोलेक्ट एक्ट था वो क्या था, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा कानून था जो कि सिर्फ संदेह के बेस पर, सिर्फ डाउट के बेस पर किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को या फिर लोगों को संदेह के बेस पर, डाउट के बेस पर कि ये हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, तो बस उनको अरेस्ट करते, जेल में डाल देते, अरेस्ट करते, जेल में डाल देते। तो सिर्फ डाउट के बेस पर कोई ना कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। अब जब पुलिस, देखो आज के टाइम में यही तो हो रहा है, पहले भी यही था कि कानून ये कहता है कि किसी को भी अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उससे पहले उसको वारंट देना होता है, सबूत देना होता है कि किस सबूत पर, किस बिहाफ पर तुम उसको अरेस्ट कर रहे हो। लेकिन वो तो संदेह के बेस पर कर रहे थे, तो वाकई में ये गलत तो था। दूसरा ये कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक ऐसी पावर लेकर आए थे, एक ऐसी अथॉरिटी लेकर आए थे जिससे कि उनको ये पावर मिल गए थे कि तुम इंडिया में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है उनको तुम अपने तरीके से सरप्रेस कर सकते हो, मारो पीटो कुछ भी करो, XYZ, ठीक है। तो तुम अपने तरीके से उसको हैंडल करो, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब उनको तो वो पावर मिल गई तो वो इंडियन को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। प्रेस जो थी वो उनकी, इंडियन की जो प्रेस वो थी, क्या बोलते हैं, प्रेस वगैरह होती है जहां पर आर्टिकल्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट हुआ करते थे। तो उनको बोला कि अगर तुमने कोई भी आर्टिकल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसको पब्लिश किया, कोई भी आर्टिकल पब्लिश किया, तो सबसे पहले आर्टिकल वो दिखाना होगा ब्रिटिशर्स को, अथॉरिटी लेकर के फिर तुम्हें पब्लिश करना होगा। तो अगर तो कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ लिखा होता था तो वो उसको रिजेक्ट कर देते थे, राइट। और ऐसा भी था, उनको वार्न भी किया गया था कि अगर तुमने ऐसा कुछ लिखा तो तुम्हारी प्रेस को सीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, शट डाउन कर दिया जाएगा। फिर क्या करोगे, ठीक है। इतनी सारी ये जो पॉलिसीज थी ये रोलेक्ट एक्ट के अंडर में आती थी। अब इतने सारे लोगों को अरेस्ट कर करके वो लोग जेल में डाल रहे थे। तो जेल आप देखते हो ना, जेल का जो रूम होता है, छोटा सा रूम होता है, उसमें तुम 100-200 लोगों को, 500 लोगों को घुसा दोगे, ठीक है। उसमें उसके अंदर क्या होगा, लोग वहां पर घुटन की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें रश हो रहा था, कहीं जो है वो वेंटिलेशन नहीं था, हवा पास होने का उसमें कोई भी नहीं दिया गया था, कोई विंडो हो गई, कुछ भी होगी, थोड़ा सा खुला होना चाहिए। तो लोग दम घुटने की वजह से उस जेल में ही मरने लगे, है ना, बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से काफी सारे लोग हमारे मारे गए थे, पॉलिटिकल लीडर्स भी मारे गए थे। तो इस वजह से गांधी जी ने एक नेशन वाइड कैंपिंग यानी कि मोर्चा निकालने का जो है वो ऐलान कर दिया या प्लान किया कि हम लोग जो है वो पूरे देश भर में देशव्यापी एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करेगा इस रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट, राइट। और अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट एंड द बंद वर ऑब्जर्व। तो रोलेक्ट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए हर जगह पर बंद लग गया था। बंद का मतलब होता है शॉपकीपर्स ने अपनी शॉप जो है वो शट डाउन कर दी थी। जो ये लॉयर्स होते हैं इन्होंने अपनी लीगल एक्टिविटीज करने से मना कर दिया था। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को स्कूल कॉलेज जो है वो नहीं जाने दिया गया, या फिर वो जो कॉलेज में बच्चे जाते थे वो कॉलेज में ना जा करके वो लोग जेल जाने लगे। तो कहने का मतलब ये कि हर जगह से रेलवे जो वर्कर्स थे उन्होंने रेलवे में काम करने से मना कर दिया। तो हर जगह से अब वो बंद लग रहा था कि कोई भी जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप ये भी तो लगाओ ना कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, है ना, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है कि सहायता न करना,
कोऑप अप क्या करना, क्या मतलब क्या होता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन, कि हमें किसी भी तरह का सहयोग उनको नहीं देना है। और गांधी जी ने खुद अपनी एक बुक में लिखा है, जब वो ब्रिटिश साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स जो है वो तभी तक सरवाइव कर पा रहे इंडिया में जब तक हमारे इंडियंस उनका साथ दे रहे हैं, है ना। तो गांधी जी ने 1909 या 1905 में जब उनको जेल में डाल दिया गया था, तो वो उन्हीं की वर्डिंग थी और वहाँ पर जेल में बैठकर ही ये बुक लिखी गई थी। तो उन्होंने कहा कि जब भी तक सरवाइव कर पा रहे हैं इंडिया के अंदर, जब तक इंडियंस इनका साथ दे रहे हैं। इंडियन ने अगर हर इंडियन ने, हर भारतीय ने इसका किसी भी काम में साथ देने से मना कर दिया ना, 1 साल के अंदर अंदर वो यहाँ से भाग जाएंगे और हमारा इंडिया फ्री हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें उनको कॉपरेशन नहीं करना, कॉपरेट नहीं करना है। तो इसके लिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो ये जो 1919 में, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 1919 की बात कर रहे हैं, तो ये 1919 1920 तक की बात हो गई। अब करते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पर पूरी चीज़ों को कनेक्ट करके चलती हूँ। 1992 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। 1992 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। अब ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था कि इसमें जो पीजेंट्स वगैरह थे, फार्मर थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ इतने ज़्यादा भड़क उठे थे, इतने ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन पर हाई टैक्स इम्पोज कर रहे थे, उनकी ज़मीनों को सीज कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। इस तरीके से क्या था, इस तरीके से वो लोग ज़्यादा गुस्सा अपना जो भरा हुआ था उनको निकाल दिया। और निकाला भी कैसे कि वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर 22 पुलिसमैन वहाँ पर मौजूद थे। उनका बाहर से, कहते हैं ना कि उसकी बाहर से डोर क्लोज कर दिया और चारों तरफ, पुलिस स्टेशन के चारों तरफ पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। और अंदर जितने भी पुलिस वाले थे, 22 पुलिसमैन थे, सारे के सारे मर गए। अब गांधी जी ने इस घटना को लेकर के अपना ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको वापस ले लिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया, राइट। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ था? ये हुआ था गोरखपुर में। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी के अंदर। गोरखपुर कहाँ है? यूपी के अंदर। ये 1922 में। 1924 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, राइट। उसके बाद 1928 की बात होती है। ठीक है, 1928 की बात होती है। गांधी जी को इतना ज़्यादा जो है मतलब उसमें जेल में नहीं रखा गया था, जल्दी इनको रिलीज कर दिया गया था, क्योंकि गांधी जी जब जेल में थे तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, जेल के बाहर नारेबाजी स्टार्ट कर दी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को देखकर ब्रिटिशर्स को इनको जल्दी ही रिहा करना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं 1928 की। तो 1928 में क्या देखेंगे हम? साइमन कमीशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम? साइमन कमीशन देखेंगे। तो साइमन कमीशन, अब ये साइमन कमीशन क्या था, ध्यान से सुनना। ये साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन जो है एक ऐसे 6 to 7 लोगों की टीम थी जो ब्रिटेन से आती है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी एक्टिविटीज को रिफॉर्म करने के लिए इंडिया आती है। ठीक है, और साथ साथ में कि तुम्हें किस तरह से काम करना चाहिए वो उनको बताने के लिए आ रही है। अब तुम इंडिया आ रहे हो, ठीक है, इंडिया आ रहे हो, और तुम किसी ने भी उस प्लान में एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया, यानी कि इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आ रहे हो और उसमें इंडियंस की ही पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हो, नहीं दे रहे हो तुम लोग, तो ये तो सरासर गलत है। तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए तो क्या करते हैं, फिर से नारेबाजी स्टार्ट हो जाती है। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं और साइमन कमीशन को जो है वो इंडिया के अंदर एंटर ही नहीं करने दिया, उनको बाहर ही बाहर भेज दिया जाता है। अब इस साइमन कमीशन की को प्रोटेस्ट करने के लिए जो भीड़ एकत्रित हुई थी, और उसको लीड कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय जब इस भीड़ को लीड कर रहे थे और साइमन कमीशन को वापस अपने बैक टू पवेलियन करने की डिमांड कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पुलिसमैन को उन पर लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। और वो जो लाठीचार्ज का जैसे ही ऑर्डर दिया, तो उसमें से एक ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, जिनका नाम था सांडर्स। जिसका नाम क्या था? सांडर्स। ठीक है, जिनका नाम सांडर्स था। तो इस सांडर्स की लाठी जो है वो एक लाला लाजपत राय के सर पे लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत जो है सर पे लगने के एक ऐसे पोर्शन पे लगती है जिससे लगने से ना उनकी जो है एकदम से डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड
निकलता है और इस तरीके से ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो जाती है। फिर बाद में इनका बदला लेंगे भगत सिंह और उनके साथी लेंगे, ठीक है। और भगत सिंह ने फिर इस सांड रस को जो है वो मार दिया था, है ना, उनका मर्डर कर दिया था। तो ये बात किसकी हो रही है, 1922, 1924, 1928। अब बात करते हैं हम 1930 की। तो 1930 पे हम बात करते हैं तो 1930 में आप देखोगे सॉल्ट सत्याग्रह किया जाता है। तो 1928 की जो, जैसे मैंने अभी बात करी कि साइमन कमीशन आया था, ठीक है, साइमन कमीशन को वापस भेज दिया गया। तो 1928 अनदर फेमस बारदोली सत्याग्रह टुक प्लेस। 1928 में ही एक और बारदोली सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखी गई थी। तो देखो ना, चारों तरफ से इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज जोर शोर से बढ़ रही हैं, है ना। और 1919 में जो रोलेट एक्ट हुआ था ना, तो उसको क्या करने के लिए 1919 में इस रोलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी और पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, रोलेट एक्ट, तो गांधी जी और उसके पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है, वो एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है। तो वो मीटिंग कहाँ रखते हैं, वो मीटिंग रखते हैं कहाँ, जलियांवाला बाग में, जो कि कहाँ पर है, अमृतसर के अंदर, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, अमृतसर के अंदर, राइट। तो ये जो रोलेट एक्ट था, राइट, ये जो रोलेट एक्ट था, तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, अच्छा मैं ये बात क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो रोलेट एक्ट की वजह से ही, यही थी सारे फसाद की जड़, जिसकी वजह से लोग हमारे इंडियन जो है वो इतने ज्यादा भड़क गए थे। तो ये जो रोलेट एक्ट था, ठीक है, रोलेट एक्ट था, तो इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी और अदर पॉलिटिकल लीडर्स ने पंजाब के अमृतसर में, किस पर, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, ये अमृतसर कहाँ पर है, अमृतसर ये पंजाब में है, ठीक है, अमृतसर। और वहां पर जो जलियांवाला बाग था, अमृतसर के अंदर ही ना एक बहुत बड़ा सा बाग है ना, जिसको जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो जलियांवाला बाग में 19 अप्रैल, क्या बोला मैंने, 19 अप्रैल 1919 को, सॉरी 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, वहां पर एक मीटिंग रखी जाती है। तो मीटिंग किसकी वजह से थी, रोलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने की वजह से, कि हम अब पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर इकट्ठे असेंबल होंगे, क्योंकि इसी दिन 13 अप्रैल 1919 को ही बैसाखी, 13 अप्रैल को ही बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है, और पंजाब में तो बहुत जोर शोर से 13 अप्रैल को बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। तो वहां उस बाग के अंदर फेयर भी लगा हुआ था, मेला भी लगा हुआ था, तो काफी सारे लोग वहां पर मेले को एंजॉय करने के लिए भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, फीमेल थी, मतलब औरतें थी, लोग भी थे। तो किसी को शक नहीं होगा कि यहाँ पॉलिटिकल लीडर अपनी कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं। तो सोचा तो ये था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला कि गांधी जी मीटिंग अटेंड करने के लिए और स्पीच देने के लिए अमृतसर जा रहे हैं, तो गांधी जी को दिल्ली में ही रोक लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, गांधी जी को वहां तक पहुंचने नहीं दिया। तो वहां उस जलियांवाले बाग को चारों तरफ से बिना किसी को अलर्ट किए, बिना किसी को अलर्ट किए, इस जलियांवाला बाग को चारों तरफ से, जो जनरल डायर था, कौन, जनरल डायर, तो जनरल डायर जो था वो क्या करता है, अपनी पुलिस, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को लेकर के चारों तरफ से इस जलियांवाला बाग को घेर लेता है, ठीक है, और बिना किसी को वार्न किए फायरिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। आज भी वहां पर ना गोलियों के निशान एज इट इज वहां बने हुए हैं, है ना। तो फायरिंग स्टार्ट करता है, तो लोग, इतने ज्यादा लोग थे, हजारों लोग थे वहां पर, तो लोगों में भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई, तो लोग नीचे जो गिर रहे हैं, भगदड़ में कोई नीचे गिर गया तो लोग उसके ऊपर से ही जा रहे हैं, तो बेचारे की वैसे ही जान निकल गई। उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग कुएं में कूद गए, आज भी वहां पर वो कुआं है जिसमें वो लोग कूदे थे, राइट। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवार कूद कर छलांग लगाने लगे, तो उनके हाथ पत वैसे ही टूट गए थे, हड्डी पसलियां टूट गई थी उनकी, राइट। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग इंजर्ड भी हो गए थे और कुछ लोग मारे भी गए थे। तो इस पूरी की पूरी दुखद घटना को जब पूरे इंडिया में पता चला तो वाकई में बहुत दुख होता है, और इसको ब्लैक डे के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको याद किया जाता है, ठीक है, ब्लैक डे। तो क्या, कौन सा ब्लैक डे, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 13 अप्रैल, ठीक है, ये डे है बच्चे, ठीक है, ये डे है। और ये सारी एक्टिविटी कब हो रही थी, 1919 में, क्लियर। तो इसको आज भी हमारे देश में
काले दिवस के रूप में इसको याद किया जाता है। तो ये मार्शल लॉ लगा दिया गया था कि तुम्हें जो है वो इतने बड़े लेवल पर लोगों को, इनोसेंट लोगों को, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, अब कुछ लोग आए हैं फेयर सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, है ना, मेला देखने के लिए आ रहे हैं, उनका क्या कसूर था? वो तो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वार्न तो करना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो बेकसूर भी मारे गए। इस वजह से गांधी जी अब और जोर शोर से अपने पॉलिटिकल लीडर के साथ मिलकर के नेशनल मूवमेंट को लॉन्च करने की सोचने लगे। अब ये सारा बताने के बाद अब हम क्या करते हैं, सो अगेन द ईयर 1928 पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्टेड ग्रोइंग इन इंडिया। तो 1928 में फिर से एक बहुत जोर शोर से पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट होने लगती है। अब गांधी जी ने 1920 में NCM यानी कि नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया, और 1930 तक क्या गांधी जी ने कोई भी ऐसा मूवमेंट लॉन्च नहीं किया जिसकी वजह से उनका जो नेशनल मूवमेंट का जो एक दौर है वो चलता रहे। तो गांधी जी ने इस दौरान, ये 10 ईयर का गैप देख रहे हो ना, 10 ईयर्स का जो गैप देख रहे हो, तो गांधी जी ने इसमें काफ़ी सारे हमारी इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म्स किए थे। जो बुरी रीति रिवाज फैले हुए थे, जैसे गर्ल्स की एजुकेशन को आगे बढ़ाना था, गर्ल्स को भी एजुकेट करना था, इस तरह के सोशल रिफॉर्म्स किए। साथ साथ में विडो रीमैरिज को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए। तो ऐसे बहुत सारे रिवाज थे जो इंडियन सोसाइटी में फैले हुए थे, और उनको अबॉलिश करना बहुत ज़रूरी था। अनटचेबल्स थे लोग, बहुत ही ज़्यादा कास्ट सिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, ये छोटी कास्ट का, बड़ी कास्ट का। तो धीरे धीरे वो भी, उनमें भी इन्फॉर्म किया। और गांधी जी हमेशा कहते थे कि देखो, ये जो हरिजन है ना, जो आप शेड्यूल कास्ट जिनको बोलते हो, ये एक तरह से भगवान के बच्चे हैं, और जब तुम भगवान को पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम इंसानियत की सेवा करो ना, पहले तुम इंसान की सेवा करो, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म यही होता है। तो इस वजह से गांधी जी ने क्या किया, इस तरह के रिफॉर्म्स किए इन 10 ईयर्स के अंदर, राइट। 1929 में, 1929 की बात है, 28 तक हो गया। 1928 में कांग्रेस सेशन होता है एक लाहौर में। तो लाहौर में कांग्रेस सेशन को 29 में होता है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन दिस सेशन पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखा गया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंसी जब तक हम अचीव नहीं कर लेते, तब तक ना तो हम खुद से चैन से बैठेंगे और ना ही ब्रिटिशर्स को चैन से बैठेंगे। तो 1929 को लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखा जाता है। ही was the proclaimed as a motto and on the 26 जनवरी 1930, और 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और रिपब्लिक डे भी जगह जगह पर, ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर लाहौर में इसको सेलिब्रेट किया गया था, या पर्टिकुलर बंगाल में, या पर्टिकुलर एक स्टेट में सेलिब्रेट किया गया था, नहीं, गांधी जी के ऑर्डर से उसको जगह जगह सेलिब्रेट किया। और गांधी जी हमेशा कहते थे कि यार, हम अपने पुराने तरीके से उसको ढोल ढोल बजा बजा के हम उसको सेलिब्रेट करेंगे ना, ताकि उनको भी पता चले कि देखो, अब हम आवाज उठाने लगे, अब हम दब्बू दब्बू से नहीं रहे हैं, राइट। तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे जो है ऑब्जर्व किया गया, और इसी डेट को लेकर के आज तक हमारे इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, दांडी सॉल्ट पर बात करते हैं हम, ठीक है। किस पर बात करते हैं हम, दांडी सॉल्ट पर बात करते हैं। अब ये दांडी सॉल्ट क्या है, बात हम किसकी कर रहे थे, अभी तक वो सारी जो जितने भी ईयर थे, हमने एक दूसरे को कनेक्ट करके सारी चीज़ों को जाना, और सारी चीज़ों को जान करके अब हम जानते जानते कहाँ आ गए हैं, हम 1930 पर आ गए हैं, हम 1930 पर आ गए हैं। तो 1915 से लेकर के 1930 तक की जर्नी हमारी कंप्लीट हुई। अब आगे की जर्नी को हम देखते हैं, इसमें क्या हुआ था, राइट, क्लियर। चलिए, तो सॉल्ट मार्च 12 मार्च 1930 से, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। कहां से, साबरमती आश्रम से। कहां से किया था, साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात से है, राइट। तो वहां से स्टार्ट करते हैं अपने 78 फॉलोवर्स के साथ में, अपने 78 फॉलोवर्स के साथ में। और गांधी जी जैसे जैसे जिस जिस गांव से, गलियों से गुजरते थे, वैसे अच्छी खासी भीड़ इनके साथ में जुड़ जाया करते थे, ठीक है। तो आफ्टर रिपब्लिक डे ऑब्जर्व, जब रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया गया, गांधी जी अनाउंस हिज प्लान फॉर मार्च टू ब्रेक द। गांधी जी ने प्लान किया कि हमारा अगला प्लान क्या होगा, हमारा अगला सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना।
दिस लॉ वॉज वाइडली डिसलाइक। अब ये जो लॉ लगा रखा था ना, इन्होंने कानून बना हुआ था कि सॉल्ट पर तुम्हें टैक्स देना है, इस तरह का कानून पास किया होता ब्रिटिशर्स ने। अब आप ये सोचो, नमक जैसी, सॉल्ट जैसी एक एसेंशियल पार्ट होता है, फूड आइटम होता है, हमारे फूड आइटम का एक एसेंशियल पार्ट होता है, उस पर भी अगर उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है तो वाकई में ये इनजस्टिस है ना, वाकई में ये अन्याय तो है। अन्याय कैसे है कि नमक ऐसी चीज होती है जो हर कोई, इसको गरीब अमीर हर कोई यूज करता है ना। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि चाहिए ही चाहिए। सब्जी नहीं होगी ठीक है, काम चलेगा, हम नमक वाली रोटी खा लेंगे, ऐसा कहते हैं ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी कहते हैं कि किसी से मांगना ना पड़े, चाहे हम जो है वो नमक की रोटी खा लेंगे, लेकिन हमें भगवान किसी के सामने हाथ ना फैलवाए, ठीक है। तो कहते हैं ना, तो ये नमक जैसी चीज पर भी उन्होंने जो कानून लगाया था, इसको लॉ करो ब्रेक करना बहुत जरूरी था। इससे पहले गांधी जी लॉर्ड इरविन से बात कर चुके थे कि ये देखो, हम जो है आप लोगों को 11 मार्च तक का टाइम दे रहे हैं, 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर तुमने 11 मार्च तक ये सॉल्ट लॉ अगर तुमने ब्रेक कर दिया तो ठीक है, उससे नहीं तो फिर नेक्स्ट डे तुम हमारी एक्टिविटीज जो देखोगे ना, तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि हम इस तरह का भी काम कर सकते हैं। तो वेरी नेक्स्ट डे ठीक है, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया कि ठीक है, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, देख लेंगे हम भी ये क्या कर सकते हैं। तो गांधी जी 11 मार्च तक उन्होंने वेट किया, और अगली ही सुबह, जैसे ही 12 मार्च होती है, सुबह सुबह अपने 78 फॉलोवर्स के साथ में साबरमती आश्रम से वो अपने 78 फॉलोवर के साथ में वो दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं, राइट, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। तो इट गेव द स्टेट मोनोपोली। तो ये जो सॉल्ट लॉ था एक तरीके से मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने ठीक है, उनको सॉल्ट पर टैक्स लगाया हुआ था कि हर कोई जो खरीदेगा इसको, हर कोई खरीदेगा तो उसके पॉकेट में ज्यादा पैसे आएंगे। ये एक ऐसा चीज था जो हर कोई खरीदेगा उसको, और जितना लोग खरीदेंगे उतना ही उनके पास पैसा आएगा। लेकिन एक कंडीशन और रख दी गई थी, कोई भी इंडियन मर्चेंट या कोई भी इंडियन अपने घरों में या अपनी फैक्ट्री में नमक को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। नमक बनाने से भी रोक दिया गया, और तुम नमक भी नहीं बनाओगे, नमक को सेल भी नहीं करोगे, हम ही बनाएंगे, हम ही सेल करेंगे, और ऊपर से टैक्स और लगा दिया इस पर। अब बताओ कैसी बात हुई। तो फिर गांधी जी ने कहा कि इस तरह की बातों को तुम जो है वो साइड कर दो, ये ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं माने, फॉर ग्रांटेड लिया उनको। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी बिगेन हिज मार्च फ्रॉम द आश्रम टू ओशन। तो आश्रम से, साबरमती आश्रम से और ओशन यानी कि दांडी तक ये अपनी यात्रा करते हैं, राइट। ही रीच एट शोर एंड मेड अ सॉल्ट देयर बाय मेकिंग हिमसेल्फ क्रिमिनल इन साइट ऑफ द लॉ। उन्हीं की फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग, जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन्हीं की कंपनी के सामने नमक को बना करके और ये नमक कानून तोड़ दिया। अब सभी इंडियन जो है वो अपने अपने घरों में नमक बनाने लगे, मतलब सी वाटर से सॉल्टी वाटर। जो गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, गांधी जी दांडी कब पहुंचते हैं, तो ये पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पहुंचते हैं, दांडी। और दांडी क्या है, कोस्टल एरिया है। दांडी क्या है, ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। अब ये कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाका है। तो गांधी जी जैसे समुद्र के निकट पहुंचे तो वहां पर एक छोटी छोटी क्यारियां बना करके इसमें क्या किया, सॉल्टी वाटर को स्प्रेड कर दिया, ठीक है, सी वाटर को स्प्रेड कर दिया। जैसे ही वाटर इवेपर हुआ, ठीक है, वैनिश हो गया, नीचे नमक रह गया, और इस तरीके से गांधी जी ने उन्हीं की ही घुरती हुई आंखों के सामने उन्होंने नमक को बनाया, और इस तरह से नमक जो है वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। मूवमेंट वॉज सपोर्टेड टू बाय द, ये मूवमेंट जो है वो हर कोई इस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो पीजेंट है, वर्किंग क्लास है, फैक्ट्री वर्कर्स है, लॉयर्स है, एंड इवन द इंडियन ऑफिसर। और वो भी इसमें शामिल हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनके ऑफिस में काम किया करते थे, सपोर्टेड इट। एंड सबसे बड़ी बात ये है, ये नॉन कॉपरेशन का ही पार्ट था, ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट था, क्या, दांडी मार्च, है ना। और फिर बाद में क्या करते हैं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो सभी का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत जरूरी था, क्योंकि नमक सभी को चाहिए होता है, और नमक पर सभी लोग ये चाहते थे कि इस पर से जो टैक्स लगाया, कानून बनाया हुआ है, इसको ब्रेक कर दिया जाए। इसीलिए सभी लोग बढ़ चढ़कर इस नमक आंदोलन में भाग ले रहे थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द दांडी। अब इस दांडी मार्च को इतना ज्यादा क्यों पॉपुलैरिटी मिली, या इतना ज्यादा क्यों इसका महत्व देखा गया, तो इसका भी एक रीजन है। तो दांडी मार्च वॉज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एटलीस्ट 3 रीजन। तो इसके 3 कारण बताए गए हैं। इट बोर्ड द महात्मा गांधी एंड इंडिया टू अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी के अब हर कदम पर पूरे वर्ल्ड की नजर रहने लगी।
अब इंडियंस का अगला कदम क्या होगा, अब गांधी जी का अगला कदम क्या होगा, ये जानने के लिए उनकी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगी। और पूरे वर्ल्ड की नज़र, पूरी दुनिया की नज़र हमारे इंडिया पर आकर टिक गई। इंडियन में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, इंडियंस क्या कर रहे हैं, इस तरह की ताज़ा ताज़ा खबरें जो हैं वो उनके न्यूज़पेपर में छपने लगी। सो इट वॉज द फर्स्ट। तो इससे क्या हुआ, भारत की जो, इंडिया की जो एक पॉपुलैरिटी थी, या इंडिया का नाम अभी तक कोई नहीं जानता था, तो वो भी अब इंडिया में जानने लगा, इंडिया में इंटरेस्ट लेने लगा कि देखो ये भी तो एक इंडिया है जो कि इतने बड़े लेवल पर उनसे टक्कर ले रहा है ना। और टक्कर भी कैसे ले रहा है, वो भी कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इट वॉज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट, ये ऐसा पहला नेशनल मूवमेंट था इन विच वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज रियली वेरी नोटेबल। तो ऐसा ये पहला पार्टिसिपेशन था जिसमें विमेन की पार्टिसिपेशन देखी गई थी, औरतों की पार्टिसिपेशन देखी गई थी। इससे पहले जितने भी मूवमेंट हुए थे उसमें औरतों ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि नमक जैसी चीज को औरतें ही ज्यादा उसको वैल्यू कर सकती हैं, है ना। उनकी वैल्यू, नमक की वैल्यू को औरतें ही ज्यादा जो है वो परख सकती हैं। मैन भी परख सकते हैं, लेकिन औरतों को ज़्यादा पता है क्योंकि वो घर में ज़्यादा काम करती हैं, है ना। तो जैसे आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि किसी दिन मम्मी ने सब्जी में नमक नहीं डाला, तो आप भी कहते हो मम्मी कैसी सब्जी बना दी ना, एकदम एकदम टेस्ट लग रही है, मीठी मीठी सी लग रही है, आज सब्जी में नमक डालना भूल गए क्या। खाइए कभी ऐसी सब्जी, खाइए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, ठीक है। तो इस तरीके से तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, अ सोशलिस्ट लीडर, एक यहाँ पर सोशलिस्ट लीडर का नाम है जिनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। लीडर परस्यूडेड द गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट टू मैन अलोन। गांधी जी को कहा कि आप जो है वो खाली मैन को ही अलाउ मत कीजिए अपने इसमें स्ट्रगल में या अपने इस मूवमेंट में, तो इसमें औरतों की भी भागीदारी होनी चाहिए ताकि हम अपने मूवमेंट को और ज़्यादा बड़ा कर सकें। तो मेनी वुमेन इंक्लूडिंग द कमला देवी ब्रोक द सॉल्ट लिकर लॉज एंड द कोर्टेड अरेस्टेड। ठीक है, तो बहुत सारी जो महिलाएं थी कमला देवी के साथ में आई और उन्होंने इस तरह से जो ये दांडी मार्च चल रहा था तो उनमें उनका साथ दिया और एक बड़े लेवल पर ये प्रोटेस्ट हुआ। तो औरतों ने क्या किया, फीमेल ने लिकर शॉप को तोड़ फोड़ दिया। इसकी वजह से काफ़ी सारे फीमेल को अरेस्ट भी कर लिया गया, उनको जेल में भी डाला गया, लेकिन कोई परवाह नहीं। कम से कम हमने एक तरह से आवाज़ तो उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ तो उठाई, गांधी जी की लीडरशिप में हमने वो काम तो किया जो आज तक हम नहीं कर पा रहे थे। तो वो अब धीरे धीरे अवेयर होने लगी थी अपने राइट्स को लेकर के। थर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, जो सबसे बड़ा इसका सिग्निफिकेंस था वो क्या था। वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन देखी गई, ठीक है, और ये जो था गांधी जी के हर एक कदम पर अब दुनिया की नजर यानी कि इंडिया को पूरे दुनिया में जाना जाने लगा। और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब उनका दाना पानी यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। अब वो दिन आ गया है जब हमें भी इंडियंस को थोड़ी सी पावर देनी पड़ेगी, और अगर नहीं दी तो इसी तरह से एक्टिविटीज चलती रहेंगी और हम लॉस उठाते रहेंगे। तो अब उनको क्या लगने लगा था कि हमें इंडियंस को कुछ पावर दे देनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट पर आते हैं। वैसे तो बहुत सारे देखो मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन गांधी जी के मूवमेंट को लेकर के ये पूरे के पूरे चैप्टर में डिफाइन किया गया है ना। वैसे तो बहुत सारे मूवमेंट बता दिए गए हैं, लेकिन अब जो गांधी जी का अगला जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा जो कि बहुत ज़्यादा एक मास मूवमेंट कहा जा सकता है, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसका हिंदी में जो अनुवाद होगा वो क्या होगा, भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन गांधी जी स्टार्टेड टू क्विट। तो ये क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया, अब ये क्रिप्स मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सुधारना, मतलब ब्रिटिशर्स को किस तरह से काम करना चाहिए। जैसे हमने साइमन कमीशन, वो तो फेल हो गया था, वो तो चला गया था, तो वापस से ये आते हैं इस तरह का काम करने के लिए, तो ये फेल हो जाता है। ये क्यों फेल होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीडर से ये बात करते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे को ये पावर दी जाएगी, तुम्हें ये पावर दी जाएगी, लेकिन किसी किसी बात पर मुस्लिम लीग एग्री हो जाती तो कांग्रेस लीडर जो है वो डिसएग्री हो जाते, किसी तरह से वो अगर एग्री करते तो वो डिसएग्री हो जाते। इसलिए ये क्रिप्स मिशन जो है आकर
फेल हो जाता है, तो कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला। तो गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त। तो गांधी जी ने क्या किया 1948 में, क्रिस मिशन कब आता है 1946 में, तो जब ये फेल हो गया, किसी तरह की कोई इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो गांधी जी 1942 में, गांधी जी 1942 में ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से? बॉम्बे से। इमीडिएटली गांधी जी एंड द अदर सीनियर लीडर वर अरेस्टेड। और जैसे ही ये मूवमेंट लॉन्च हुआ, एक बड़े लेवल पर लाखों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत छोड़ो आंदोलन में। और इसी में ही गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, डू एंड डाई, डू और डाई, डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो। बट गांधी जी और अगले बहुत सारे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। बट द यंगर एक्टिविटीज, ऐसा नहीं था कि गांधी जी के अरेस्ट होने से फिर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज रुक जाएंगी, नहीं। जो यंगर लीडर थे ना, जो जवान लोग थे, अब वो अपने तरीके से, क्योंकि देखो यंग जो होते हैं ना उनके अंदर गुस्सा ज्यादा भरा होता है और वो क्विक रिजल्ट लाना चाहते हैं, क्विक एक्शन लेना चाहते हैं। तो काफी सारे ऐसे हमारे यंग एक्टिविस्ट थे, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, उन्होंने स्ट्राइक कर दी जगह जगह पर, एक्ट्स ऑफ द सबोटेज ऑल ओवर द कंट्री। और इस तरीके से अपने एक्ट से पूरी कंट्री में एक तहलका मचा दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन अ मास मूवमेंट बॉट इनटू इट्स द एम्बिट द 100 and the 1000 ऑफ द ऑर्डिनरी। तो इसमें हजारों लाखों लोगों ने, जो सिंपल, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। साधारण लोगों ने, आम लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो जो बच्चे थे जो कि स्कूल और कॉलेजेस जा रहे थे, तो देयर कॉलेज एंड वेंट टू द रेड। तो उन्होंने कॉलेज जाना तो बंद कर दिया, लेकिन कॉलेज की जगह वो जेल जाने लग गए। मतलब वो एक्टिविटीज इस तरह की कर रहे थे कि कॉलेज के बजाय वो उन्होंने जेल का रास्ता पकड़ लिया कि एक्टिविटी करेंगे तो भगवान, जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको जेल में डाल दिया करते थे। तो ड्यूरिंग दिस टाइम एज द कांग्रेस लीडर वर इन जेल, तो जब कांग्रेस लीडर जेल में थे, तो जिन्ना और दूसरे जो मुस्लिम लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे पंजाब में, ठीक है, दूसरे लीडर्स थे, वर्क द पेशेंसली टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस इन पंजाब एंड द सिंध। तो पंजाब और सिंध में आराम से वो काम कर रहे थे। उनकी प्रेजेंस कहीं भी नहीं देखी गई इस तरह की यहाँ पर, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि हम इंडिया के साथ मिलकर नहीं रहेंगे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने जो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन उनके नहीं देखी गई, बहुत ही कम देखी गई थी, राइट। तो जून 1944 में वॉज रिलीज। तो गांधी जी को कब अरेस्ट किया जाता है? 1942 में अरेस्ट कर लिया जाता है। और 1944 में गांधी जी जब रिलीज हुए तो वो बैठे नहीं। तो जैसे गांधी जी को पता चला कि 1940 में उन्होंने एक अलग नेशन की डिमांड लेकर के और ब्रिटिशर्स से परमिशन ले ली है कि वो अलग नेशन बनाएंगे, तो गांधी जी को जब ये बात पता चलती है तो मोहम्मद अली जिन्ना से इस बारे में बात करते हैं। बहुत सारी मीटिंग करी मोहम्मद अली जिन्ना से, लेकिन मीटिंग का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, और सीरियस मीटिंग विद जिन्ना टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। तो ये जो हिंदू मुस्लिम में या जो पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो डिफरेंस किया जा रहा है, पावर को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस डिफरेंस को कम करते हैं ना, तुम्हारी बात को मान लेंगे। लेकिन इससे पहले जिन्ना से पहले ही ये बात गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कर चुके थे। तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने दोनों ने मिलकर, मतलब बाकी अदर पॉलिटिकल ने मिलकर के माइनॉरिटीज के लिए भी जो है कुछ ना कुछ पावर देने का डिसाइड वो कर चुके थे। लेकिन इनको ये बात अभी पता नहीं थी, तो फिर भी ये नहीं मान रहे थे कि नहीं, क्या एश्योरिटी है कि फ्री होने के बाद तुम लोग हमें जो है 50% जो है वो क्या राइट दोगे या फिर पावर दोगे। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि अगर तो इंडिया फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, तो पावर जो होगी वो हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड होगी, वो भी इक्वल 50-50% जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में पावर डिवाइड हो जाएगी, तो कांग्रेस में और इधर मुस्लिम लीग में। अब ऐसे कैसे हो सकता है? जो माइनॉरिटी में होंगे तो उनको पावर कम दी जाएगी, जो मेजॉरिटी में होगी उनको ज़्यादा दी जाएगी। तो इसी चक्कर में जिन्ना ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम जो है भारत के साथ नहीं रहेंगे, और इस चक्कर में फिर बाद में वो पार्टीशन हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है द लास्ट हीरोइक डेज ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अंतिम दिनों में क्या हो रहा था? गांधी जी मार्क्ड एज द डे इंडिपेंडेंट विद द 24 आवर फास्ट। तो महात्मा गांधी जैसे हमारा इंडिया फ्री हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जैसे हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, तो सभी का अपने अपना तरीका था सेलिब्रेट करने का। तो गांधी जी ने 24 आवर्स का फास्ट रखा कि मैं ऐसे सेलिब्रेट करूंगा। सो द फ्रीडम स्ट्रगल एंडेड विद डिवीजन ऑफ द। अब ये स्ट्रगल कैसे एंड होती है? ये एंड होती है हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तब जाकर के, मतलब हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उस आज़ादी का क्या फायदा जब दो भाई आपस में बट गए हैं।
अलग हो गए हैं, है ना। तो गांधी जी ने और अदर पॉलिटिकल लीडर ने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऑल इन वैन, लेकिन सब बेकार हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है, कोई मानने को तैयार नहीं था। इन द मंथ ऑफ द सितंबर और अक्टूबर गांधी जी वेंट, सितंबर और अक्टूबर मंथ में गांधी जी, ये बात किसकी हो रही है, अगस्त और ये फिर सितंबर, ये अक्टूबर, गांधी जी वेंट अराउंड द हॉस्पिटल एंड रिफ्यूजीज कैंप गिविंग द कंसोलेशंस ऑफ द पीपल। गांधी जी खुद जा करके रिफ्यूजीज कैंप में, शरणार्थियों में, कैंप में जा करके लोगों को सांत्वना दे रहे थे, देखो शांत हो जाओ, इतने ज़्यादा पैनिक मत हो, हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बाकी लोगों को समझा रहे थे कि यार पुरानी दुश्मनी भूल करके फिर से हम एक नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं ना। लेकिन ना तो हिंदू मान रहे थे ना मुस्लिम मान रहे थे, तो सभी, हर कोई ना, मुस्लिम, हर हिंदू मुस्लिम से बदला लेना चाहता था, हर मुस्लिम हिंदुओं से बदला लेना चाह रहा था, दोनों आपस में बुरी तरह से लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार काट रहे थे, एकदम ब्लड शेड हो रखा था चारों तरफ। ये सारी चीजें हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब पार्टीशन, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन पढ़ेंगे। ही अपील द सिख, उन्होंने, गांधी जी ने सिख से अपील की, सिख और द हिंदू से एंड मुस्लिम टू फॉरगेट, सभी से, सिखों से, हिंदू से, मुस्लिम से, सभी से अपील करी कि तुम अपने पास्ट में जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, एंड एक्सटेंड टू हैंड इन हैंड ऑफ द फ्रेंडशिप, और आपस में फ्रेंडशिप कर लो, हाथ मिलाओ एक दूसरे से, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलो और शांति से रहो, भूल जाओ पीछे क्या हुआ था, ठीक है। At the baking of the Gandhiji and Nehru, Congress passed the resolution on the right of the minority. तो फिर गांधी जी और नेहरू जी ने, ठीक है, ये किसी तरह से ये झगड़ा रुक जाए और ये लोग अलग से पाकिस्तान ना बनाए, तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, है ना। क्या था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए भी राइट देने का प्रावधान उसमें लिखा गया था। It further said the party had never accepted partition. हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पार्टीशन को जो है करवाने में बिल्कुल भी उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट इट हैज़ बीन फोर्स्ड ओनली, लेकिन उनको ऐसा करने पर मजबूर किया गया, नहीं करना, नहीं करना। अब सामने से कोई आपसे बार बार मना कर रहा है तो आप उस काम को कैसे कर लोगे। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजनी चाहिए। ठीक है, हम पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सामने वाली पार्टी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा इंडिया का बंटवारा हो जाता है और दो अलग कंट्री बन जाती है। नोइंग अबाउट द महात्मा गांधी, ठीक है, नोइंग अबाउट द महात्मा गांधी। तो इससे पहले अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम गांधी जी के हीरोइक डेज की, मतलब लास्ट डेज जो उनके थे, तो इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लिए कि जब ये गांधी जी पूरी ये जब एक्टिविटीज़ कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, ये वो कर रहे थे, तो गांधी जी लोगों को समझा कर थक गए थे, लेकिन ना तो हिंदू मानने के लिए तैयार था, ना मुस्लिम मानने के लिए तैयार था। हिंदुओं की तरफ जाते तो उनको लगता कि वो मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब हिंदुओं को ज़्यादा, मुस्लिम्स को लगता कि वो हिंदू को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर वो मुस्लिम्स को समझाने के लिए जाते तो हिंदुओं को लगता था कि वो मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, है ना। तो हर कोई अपने अपने तरीके से सोच रहा था। तो डेली की तरह गांधी जी जो है वो सुबह जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठ करके और अपना भगवान की पूजा पाठ करने के लिए जाते थे मंदिर में। तो मंदिर में डेली की तरह वो जाते हैं एक दिन, कब, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को जाते हैं। और इस दिन हमेशा की तरह जो गांधी जी मंदिर से भगवान की पूजा पाठ करके बाहर आते हैं, तो उसी में से ही एक ब्राह्मण जाति का एक पर्सन था जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, जिसका नाम क्या था, नाथूराम गोडसे, ठीक है, नाथूराम गोडसे। और इनकी गोली का शिकार हो जाता है, क्योंकि नाथूराम गोडसे को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि गांधी जी मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और गांधी जी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही रीज़न है जिससे कि हिंदुओं पर ये मुस्लिम ज़्यादा हावी हो रहे हैं। और इसी वजह से, इसी दुश्मनी से किसने, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को मंदिर के सामने ही भीड़ में से निकल के गांधी जी को शूट आउट कर दिया, और बैक टू बैक 3-4 गोलियां लगने से गांधी जी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है ना। तो जैसे ही गांधी जी की डेथ होती है, उनके लास्ट जो वर्डिंग थे वो कौन से थे, हे राम, कौन से थे, हे राम, ये वर्डिंग्स थी, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी के बारे में हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से कैसे कैसे पता चली, तो इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें गांधी जी के पूरे पॉलिटिकल करियर के बारे में हमें पता चलता है। स्पीचेस से, लेटर से, बायोग्राफी से, ऑटोबायोग्राफी से, उनके जो पर्सनल लेटर थे उनसे, और जो पब्लिकली लेटर थे उनसे, तो बहुत सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि देयर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच history of the national movement and political career of Gandhi ji can be reconstructed. Writing and speeches of the Mahatma Gandhi.
गांधी। तो राइटिंग और स्पीचेस से, जो भी राइटिंग उनकी, जैसे लेटर लगा लीजिए, ठीक है, बायोग्राफीज लगा लीजिए, ऑटोबायोग्राफीज लगा लीजिए, तो इसमें लेटर में, इसमें राइटिंग में क्या आ जाएगा, लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है, लेटर्स आ जाएंगे, और बायोग्राफीज आ जाएंगी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज आ जाएंगी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज आ जाएंगी, राइट। तो ये सारा राइटिंग में होगा। और इसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह होंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर होंगे, मैगजीन्स होंगी, राइट, मैगजीन एटसेट्रा होंगे। ये सारा जो रिटन कंटेंट है, इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। आज भी उस टाइम में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, गांधी जी का अगला कदम, गांधी जी का ये पॉलिटिकल लीडर का ये नेक्स्ट वो है प्लान क्या होगा, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में छपती थी। और वो आज भी कहीं ना कहीं इतने पुराने न्यूज़पेपर हमारे नेशनल म्यूजियम में रखे हुए मिल जाएंगे। इवन यहाँ तक कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो भी न्यूज़पेपर की कटिंग्स हमारे यहाँ रखी गई है। जैसे एक मूवी आई थी ना, कश्मीर तो फाइल करके, है ना, तो उसमें क्या हुआ था, इतने जो पुराने पुराने न्यूज़पेपर मिले कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चली, इतने सालों बाद पता चलती है और फिर इस पर मूवी बनती है। तो कहीं ना कहीं वो सोर्सेज होंगे ना आज भी, इस वजह से। तो सोर्सेज नोइंग इवेंट और गांधी और इनके जो स्पीचेस थी, जो वो स्पीच डिलीवर किया करते थे, कहीं ना कहीं उनकी रिकॉर्डिंग होगी, कहीं ना कहीं उनके आर्टिकल्स छपे होंगे। महात्मा गांधी एंड हिज द कंटेम्प्रेरीज वर इंपॉर्टेंट सोर्स टू नोइंग इवेंट, ठीक है। और जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जैसे इंडिया में उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो बाकी की अदर कंट्री में कोई ना कोई कर रहा होगा ना, तो पूरी दुनिया की नज़र गांधी जी के ऊपर थी। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी हमें पता चलता है, उनके कंटेम्प्रेरी जो लीडर्स थे उनसे भी पता चलता है। नेक्स्ट, दो there is a difference, speech were meant for the public while private letter were meant to express emotion। अब जो पब्लिकली जो लेटर्स लिखे जाते थे उनमें जो है वो स्पीच वगैरह होती थी, या फिर अगला प्लान उनका क्या होगा, किस तरीके से वो सोच रखते थे, वो पता चली। लेकिन उनके जो पर्सनल लेटर्स भी होते थे, जिनमें वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस किया करते थे कि देखो इंडिया में ये हो रहा है, मैं अपने इंडिया के लिए ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो उनके इमोशंस अपने पर्सनल लेटर में झलकते थे। लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या थी, जो उनके प्राइवेट लेटर थे, पर्सनल लेटर थे, और उनमें पब्लिक लेटर थे, उनमें हमेशा एक बात कॉमन रही है कि वो हमें हमेशा अपने देश के बारे में सोचा करते थे, ठीक है। तो many letters written to the individual were personal but they were also meant to be public। हालांकि वो पर्सनल थे लेकिन वो पब्लिक कर दिए गए, क्योंकि हमेशा वो अपने देश के बारे में सोचते थे। तो इससे लोगों को पता चलता है कि वो अगर पर्सनली भी किसी से बातें करते हैं तो उसमें भी उनका देश प्रेम वाला टच होता था, फीलिंग होती थी। तो द लैंग्वेज ऑफ द लेटर वॉज शेप्ड बाय द अवेयरनेस that it might to be published, so it often prevent people from the expressing their opinion freely। जिससे कि क्या होता था, लोग उनके एक्सप्रेशन से या उनके लेटर्स को पढ़ करके ओपनली एक्सप्रेस कर सकते थे, बता सकते थे कि गांधी जी की सोच किस तरह की थी अपने देश के प्रति। तो इस तरीके से उनके जो लेटर्स वगैरह होते थे, अच्छा उनके जो लेटर थे, ठीक है, बंच ऑफ लेटर, ठीक है, बंच ऑफ लेटर, तो इनको जो है वो पब्लिश किसने करवाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। बंच ऑफ लेटर पब्लिश किसने कराया, जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब एक पूरा का पूरा जो उनका लेटर्स होते थे, उनके लेटर्स होते थे, उनको पब्लिश करवाया कि लोग जान सके कि वो किस तरह की सोच रखते थे। इस तरीके से पता चला। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जो इस तरह की जो सिचुएशन चल रही थी ना, वो बाद में किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन होगा, दोनों दो अलग अलग कंट्री बनेंगी, कैसे बनेंगी, और क्या इसके पीछे रीज़न रहा, और क्या क्या इनके अंदर घटनाएं घटेंगी, इतना जो ब्लडशेड हुआ था किन रीज़न से हुआ था, वो सारी चीज़ें जो चैप्टर 14 है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, वो उसके अंदर हम लोग समझेंगे। लेकिन ये चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन आपका उसमें नहीं आ रहा है, किसके अंदर, आपके बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन इसको सीयूटी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और सीयूटी के लिए पढ़ना पड़ेगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 के बैच में, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है महापैक के साथ में, जिसमें आपको सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो फटाफट से इसको, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा, समझ में आ गया, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, या कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। शेयर करना है ज़्यादा और इसको लाइक करना है।
क्लियर। और अगर CUT प्लस बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, CUT के महापैक से आप लोग जुड़ सकते हैं और उसमें कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y489, कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y489 मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए। अब कैसे डिस्काउंट आपको पाना है, तो आपको सर्च पर जाना है, गूगल पर आपको अड्डा 24/7 टाइप करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, जो कि जिसमें बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप हिंदी के हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो अपने हिसाब से ये समर 2.0 है, चाहे तो इसको आप परचेज कर सकते हो, चाहे महापैक में आपको सारे बैचेस फ्री मिलेंगे और इसमें रेगुलर CUT के एग्जाम तक आपकी क्लास चलती रहेंगी। अच्छी प्रैक्टिस लेकर जाओगे तो फटाफट से जाओ और जल्दी से इस महापैक में एनरोल कर लो। बाय नाउ करने के लिए कूपन कोड बता रही हूँ, इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489, ठीक है, Y489। तो इस कूपन कोड को लगाओ और डिस्काउंट पाओ, कितने का, अराउंड जो है 1900 रुपये का आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लगातार जो प्रैक्टिस करके जाओगे 2 बड़े एग्जाम की, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय।